Good morning to all of you student. इंडियन इकॉनमी जिसमें कि आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था। सेकेंड यूनिट में जो आपका टॉपिक था, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग स्टडी की कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी क्या होती है। देन उसके बाद आप लोगों ने कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा कि कॉजेज़ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, मीन्स बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट में, उसमें आपके प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉजेज़ एंड स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। मीन्स बेरोजगारी के कॉजेज़, बेरोजगारी के कारण, क्या कारण है बेरोजगारी के, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या कारण है इंडियन इकॉनमी में। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हो है लार्ज पॉपुलेशन, मीन्स अधिक जनसंख्या। सबसे मेन कारण जो बेरोजगारी का भारतीय हमारे अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकॉनमी में, वो वही है कि यहाँ की पॉपुलेशन का बहुत ही लार्ज होना, मीन्स जनसंख्या की अधिकता। क्योंकि जितने यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसके कारण कि क्या है, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। ओके, तो फर्स्ट कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट के कॉज है वो है आपका लार्ज पॉपुलेशन। सेकेंड जो है वो आपका है लो और नो एजुकेशनल लेवल्स एंड वोकेशनल स्किल्स ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। सेकेंड जो कॉज है वो ये है कि जो एजुकेशन लेवल है इंडिया की वो बहुत ही लो है। वोकेशनल स्किल, ये भी जो वर्किंग पॉपुलेशन की वो भी बहुत लो है। मीन्स शिक्षा स्तर भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही कमज़ोर है, कम है। और जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, उनके अंदर जो प्रोफेशनल स्किल है, जो पेशेवर उनकी योग्यता है, वो भी आज के प्रेजेंट टाइम के रोजगार की अपेक्षा कम है। ओके, तो ये भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के। नेक्स्ट है inadequate state support, legal complexities and low infrastructural, financial and market linkages to small or cottage industries or small businesses, making such enterprises unviable with cost and compliance overruns. इसके अलावा inadequate state support, राज्य की तरफ से जो भी सहायता मिलनी चाहिए वो अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है भारत में। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, कानूनी भी जो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है। एंड लो इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड मार्केट लिंकेजेस, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है, फाइनेंशियल और मार्केट, जितने भी हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल और मार्केट लिंकेजेस की भी बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ का जो मार्केट है वो लो है। आप देखोगे कि ज़्यादातर जो इंडिया में है वो छोटे छोटे बिजनेस ही एग्जिस्ट करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस और स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़। और सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन विलेज में ही रहती है, जो कि सबसे ज़्यादा आपकी वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। तो इस तरह से जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो फिनेंशियल फैसिलिटीज़ और जो मार्केट का डेवलपमेंट, वो बहुत ही कम है। इसके थ्रू भी क्या है, जो हमारी इंडियन इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ह्यूज वर्क फोर्स associated with informal sector due to lack of required educational skills
which is not captured in any employment data, for example domestic helpers, construction workers, etc. इसके अलावा हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकॉनमी है, वहाँ की ह्यूज वर्कफोर्स मीन्स बहुत ज़्यादा जो काम करने वाले लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मीन्स आपके असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन नहीं है, पर्याप्त शिक्षा की कमी है, पर्याप्त योग्यता की कमी है, जिससे कि वो कोई और रोजगार के लिए कैपेबल नहीं है। मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकॉनमी में जितने भी जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कफोर्स है, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस तरह के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इनफॉर्मल से, जहाँ पर कि एजुकेशन और स्किल्स की कोई नीड नहीं है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल आपका कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, और जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड होती है। और इन लोगों का ऐसा कोई डेटा भी इंक्लूड नहीं होता है, तो इसीलिए ये भी एक कॉज है, एक कारण है इंडियन इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट की। ओके, नेक्स्ट जो है पॉइंट वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट है inadequate growth of infrastructure and low investments in manufacturing sector, hence restricting employment potential of secondary sector। इसके अलावा जितनी भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वहाँ का जो ग्रोथ है वो बहुत ही इनएडिक्वेट है, मीन्स अपर्याप्त है भारतीय अर्थव्यवस्था में। लो इन्वेस्टमेंट है, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, जहाँ से कि वस्तुएं बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, जिससे कि सेकेंडरी सेक्टर में ये एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसको वो लिमिट करता है। क्योंकि देखिए, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह, उसमें इन्वेस्टमेंट ही बहुत कम होंगे और उनकी जो ग्रोथ है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो भी बहुत कम होगी, तो वो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे? तो जिसके थ्रू क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट उतना नहीं हो पाता है और देश में बेरोजगारी बढ़ती जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर combined with lack of alternative opportunities for agricultural worker which makes transition from primary to secondary and tertiary sectors difficult। इसके अलावा हमारे जो एग्रीकल्चर जितने भी सेक्टर हैं, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी उसी से रिलेटेड है और जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादक क्षमता बहुत ही लो है, बहुत ही कम है, जिससे कि ये रूरल सेक्टर का भी जो डेवलपमेंट है उतना नहीं हो पाता है और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी क्रिएट नहीं हो पाती है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चरल वर्कर हैं वहाँ पर उनकी भी कमी है, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं और टेरिटरी सेक्टर्स की तरफ जाना उनके पास बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह की भी ये एक कारण है इंडियन इकॉनमी में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी होना ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आपका रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स दैट डिटर वुमेन फ्रॉम टेकिंग कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा जो भी हमारी सामाजिक धारणा है जिसके थ्रू कि आप वुमेन्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व ना हो, मीन्स वो जॉब ना करें और अपनी जॉब को अगर उनको मिल भी गया है तो उसे कंटिन्यू ना कर पाएँ। तो ये भी एक कारण है बेरोज़गारी का कि लड़कियां जो बहुत पढ़ लिख भी लेती हैं, बट कुछ आज तो वैसे फिर भी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे वुमेन्स जॉब कर रही हैं, लड़कियां जॉब कर रही हैं, बट अभी भी आप कुछ जगह या कुछ सिटीज़ या कुछ स्टेट में जाओगे तो वहाँ पर आज भी यही स्थिति है कि लड़कियों के पढ़ने लिखने के बावजूद भी उन्हें काम करने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो ये भी एक कॉज है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का इंडियन इकॉनमी में।
ये था आपका लास्ट कॉज। क्लियर हो गया? तो ये सारे कॉजेस थे, कारण थे आपके अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के क्या क्या कारण है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें वो है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। अब सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से कदम उठाए हैं, अब हम लोग वो स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जिसमें आप फर्स्ट देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट है इसका, अच्छा इसका हिंदी लिख लीजिए। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट मीन्स सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला है जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिया है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, वो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे कि हम लोग IRDP भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1980 टू क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज। ये जो IRDP जो आपका प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 1980 में, 1980 में, रूरल एरिया में फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए या उन्हें निर्मित करने के लिए गवर्नमेंट ने IRDP प्रोग्राम को 1980 में लॉन्च किया। ओके, ये पहला स्टेप्स था गवर्नमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो है वो है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसे कि हिंदी में हिंदी में क्या है, जिसे कि आप शॉर्ट में ट्राइसेम भी बोल सकते हो। ओके, तो ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। This scheme was started in 1979 with objective to help unemployed rural youth between the age of 18 and 35 years to acquire skills for self-employment. Priority was given to SC/ST youth and women. ये जो आपकी स्कीम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स ट्राइसेम, ये स्कीम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है 1979 में, इस स्कीम को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जितने भी हमारे रूरल एरिया में, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल यूथ है मीन्स जो ग्रामीण यंगस्टर है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट जो कंडीशंस हैं उसमें उनकी मदद करना बिटवीन द, हाँ ये भी ध्यान दीजिए कि इसमें एक एज लिमिटेशन भी लगाया गया है 18 to 35 मीन्स 18 से 35 साल के जो लोग होंगे उनके लिए ट्राइसेम एक ट्रेनिंग है, जिसके थ्रू जितने भी रूरल के यूथ हैं मीन्स जो गांव के जो यंगस्टर हैं, जवान हैं, उनको स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, मेन स्किल्स की, जिसके थ्रू कि वो खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, मीन्स खुद ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ओके, ये जो आपकी जो प्रोग्राम है जो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें प्रायोरिटी सिर्फ SC और ST के यूथ को और वोमेन को दी गई है। मीन्स ट्राइसेम के अकॉर्डिंग जो भी रूरल यूथ को जो ट्रेनिंग दी जा रही है स्किल्स और उनके डेवलपमेंट के लिए, उसमें ज़्यादातर जो प्रेफरेंस है वो ST SC के यूथ को और वोमेंस को दी जाती है। ओके, और ये जो भी यूथ होंगे इसमें एक एज फैक्टर है आपका, जो भी लोग 18 से 35 के बीच में होंगे उन लोगों को इसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका RSETI और RUDSETI।
ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। With the aim of mitigating the unemployment problem among the youth, a new initiative was jointly by Sri Dharmsthala Manjunatheshwara Educational Trust, Syndicate Bank, and Canara Bank in 1982, which was the setting up of the Rural Development and Self Employment Training Institute with its acronym RUDSETI near Dharmsila in Karnataka. ओके ये जो आपकी जो स्कीम है RUDSETI, इसका मेन एम क्या है कि इसका मेन एम है यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करना। इस चीज़ के लिए एक जो कि एजुकेशनल ट्रस्ट के श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा ने एक ये इनिशिएटिव लिया, दोनों ने ज्वाइंटली, जिसके थ्रू इसमें आपका सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक ने भी रोल प्ले किया। तो ये जो आपका RUDSETI है, इसे 1982 में इस्टेब्लिश किया गया फिर से। 10 नियर धर्मशाला इन, हाँ, और ये जो है आपकी, ये आपकी एक तरह से रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि आपकी कर्नाटक के धर्मस्थला जगह पर स्टैब्लिश है। ओके, क्लियर इट। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और RSETIs are non-managed by banks with active cooperation from the Government of India and the state government. ये जो आपका जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये आपका अब प्रेजेंट टाइम में बैंक इसे मैनेज कर रहा है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है वो आपका अब प्रेजेंट टाइम में बैंक मैनेज कर रहा है, और जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिव कोऑपरेशन इन्वॉल्व होता है। मीन्स राज्य और भारत सरकार के कोऑपरेशन से, सहयोग से बैंक जो है अब वो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो मैनेज हो रहे हैं, जिसके थ्रू कि जो रूरल में मीन्स जो रूरल सेक्टर में जो गांव में जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो खुद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। क्लियर है। तो ये था आपका RUDSETI, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो आपका स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से जो लिया गया है वो है बाय मर्जिंग द टू एर्स्टवाइल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, National Rural Employment Program NREP and Rural Landless Employment Guarantee Program RLEGP. The Jawahar Rozgar Yojana was started with effect from April 1st, 1989 on 80 to 20 cost sharing basis between the center and the states. Okay, तो ये जो आपकी स्कीम है इसमें नेक्स्ट स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है उसने क्या किया है, दो वेज एम्प्लॉयमेंट को मर्ज कर दिया है, जिसमें एक आपका है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड नेक्स्ट है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इन दोनों को मर्ज करके एक नई स्कीम, एक नई योजना बनाई गई है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, जो कि है आपका जवाहर रोजगार योजना। ओके, और ये जो जवाहर रोजगार योजना है ये आपका अप्रैल 1 1989 से एग्जिस्टेंस में है, तब से डीलिंग की जा रही है ऑन 80 to 20 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, और इसमें सेंटर और राज्य के बीच में इनका 80 to 20 के रेशियो में शेयर है। मीन्स राज्य सरकार जो सेंटर गवर्नमेंट है उसने 80% एंड स्टेट गवर्नमेंट ने 20% इसमें कंट्रीब्यूट किया है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए,
नेक्स्ट जो है आपका वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे कि आजकल आप देखते होगे बोला जाता होगा मनरेगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड इन 2005 टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी by guaranteeing a minimum of 100 days paid work per year to all the families whose adult members opt for unskilled labor intensive work। ये जो मनरेगा है ये आपका एक तरह की एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, इसके थ्रू लोगों को रोज़गार दिया जाता है। ये स्कीम आपकी 2005 में लॉन्च की गई है। ये स्कीम जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है लोगों को बाय गारंटी। इसमें मिनिमम 100 डेज़ का पेड वर्क पर ईयर गारंटीड होती है फैमिलीज़ को। मीन्स एक साल में इसमें आपको 100 डेज़ का पेड ज़रूर मिलेगा। मीन्स 100 डेज़ अगर आप काम करते हो इसमें एक साल में, तो आपको ये पेड वर्क ज़रूर मिलेगा। whose added members opt for unskilled labor intensive work। ओके, तो ये जो है मनरेगा, इसमें आपको 100 डेज की इन ईयर में गारंटी दी जाती है वर्क की। क्लियर है? दिस एक्ट प्रोवाइड्स राइट टू वर्क टू पीपल। ये एक्ट लोगों को, पब्लिक को राइट टू वर्क टू पीपल प्रोवाइड करता है। ओके, मीन्स राइट टू वर्क, ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, इसे ये आपका एडॉप्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हिंदी में PMKVY, सॉरी हिंदी में कह रही हूँ, शॉर्ट में PMKVY, हिंदी में भी रहेगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ओके, क्लियर इट? ये क्या है? इट इज़ लॉन्च्ड इन 2015 हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेबलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग दैट विल हेल्प देम इन सिक्योरिंग अ बेटर लिवलीहुड। ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये आपकी 2015 में लॉन्च की गई है, जो कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इंडियन यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जितने भी इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल होते हैं वो प्रोवाइड करना। मीन्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जितने भी हमारे इंडियन पीपल हैं, इंडियन यूथ हैं, उनको नेसेसरी स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि उनको ईज़िली कोई भी जॉब वो कैप्चर कर सके, मीन्स कोई भी जॉब उनको मिल सके। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये आपकी 2015 में लॉन्च किया गया है। इसका मेन मोटिव यही है कि लोगों में स्किल डेवलपमेंट करना, मीन्स लोगों को इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए जो स्किल्स की नीड होती है, जो उनको ज़रूरी उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए, जो इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल होना चाहिए, उन सब की ट्रेनिंग इस योजना के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप किसी भी जो इंडस्ट्री में ईज़िली आप काम कर सको, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें ज़रूरी स्किल्स हैं आज के प्रेजेंट टाइम के लिए, वो आपको ईज़िली इसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। क्लियर है? तो जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये तो सभी को पता होगा कि PM मोदी ने ये लॉन्च किया है। ओके, तो ये था आपका नेक्स्ट स्टेप जो गवर्नमेंट ने, हाँ जी, जो गवर्नमेंट ने लिया
अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में ये भी स्टेप गवर्नमेंट लेती है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम। नेक्स्ट जो है वो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड इन 2016 aims at developing an ecosystem that promotes and nurtures entrepreneurship across the country। ये जो आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, ये आपकी 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका मेन मोटिव क्या है कि ये एक इकोसिस्टम डेवलप करती है जिसके थ्रू जो प्रमोट्स करती है एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे कंट्री में। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब ना करके अपने खुद की एंटरप्रेन्योरशिप को वर्क करें। ओके, तो इसमें ये 2016 में लॉन्च हुई है। इसका मेन मोटिव यही है कि इंडियन इकॉनमी में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, उनको प्रोत्साहित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले कर सकें। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम। लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था वो था स्टार्ट अप इंडिया स्कीम। नेक्स्ट जो है वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड इन 2016 aims to facilitate bank loans between rupees 10 lakh and rupees 1 crore to at least one SC or ST borrower and at least one woman borrower per bank branch of setting up a greenfield enterprise। ओके, तो ये जो है आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये क्या है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी आपकी 2016 में ही इसे भी लॉन्च किया गया है। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम आपकी 2016 में लॉन्च हुई है, वैसे ही आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम को भी 2016 में ही लॉन्च किया गया है। इसका मेन इसमें क्या है, इसका मेन एम है कि बैंक लोन्स को फैसिलिटेट करना कि बिटवीन रुपीज़ 10 लाख एंड 1 करोड़ एटलीस्ट 1 SC और ST बोरोवर। मीन्स इस स्कीम के थ्रू ये बोला गया है कि ये बैंक लोन्स को फैसिलिटेट करता है, मीन बैंक ऋण में सहायता करता है बिटवीन रुपीज़ 10 लाख, जो कि 10 लाख से 1 करोड़ है एटलीस्ट, हाँ जो कि 10 लाख से 1 करोड़ तक है, जिसमें कि आप एक एटलीस्ट SC होना चाहिए और एक ST बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें बैंक लोन प्रोवाइड किया जाता है 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक, जो कि आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, जिसमें कि एक ST SC और वुमेन बोरोवर होना चाहिए। क्लियर है। तो ये था आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। तो ये जो टॉपिक था आपका अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेस एंड स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ और ये अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स।
So the present class is over.